घसीट के लेके जाएगा। चलो हम लोग जो बात कर रहे थे मोल का, एक्चुअल में मोल क्या था बाबू? संख्या था, ये बात किया। और ये भी हम लोग देखा कि एक मोल में संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो 6.02 इंटू 10⁻²³ आएगा आंकड़ा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एवोगाद्रो कांस्टेंट, इस नाम से भी जान रहे हैं। तो आज का भी टॉपिक हम वही रख देंगे कि आज भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं सेकंड फेज में, ठीक है ना। इसको वर्जन 2.0 बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एवोगाद्रो कांस्टेंट, इसको एक सूचक भी हम बना लें आज, कैपिटल N और A, नंबर ऑफ एवोगाद्रो कह सकते हैं, Na सूचित कर दिया। ये कभी बदलेगा नहीं, ये 6.02 इंटू 10⁻²³ है, तो ये 6.022 इंटू 10⁻²³ भी हो जाएगा, और दोनों में कोई बहस नहीं है, तो वो सब काम नहीं करेंगे। एक बात तो ये पता चला, ये भी हम लोग डिस्कस किया कि जिस तरह से जितना भी डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था कि एक दर्जन अगर है, डॉजन का मतलब क्या हुआ? दर्जन इज इक्वल टू कितना पीस होता है? 12। अब आप जितना भी ला लो, उसी प्रकार से एक मोल अगर आप लिख दोगे तो एक मोल का मतलब हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻²³, और दोनों का दोनों क्या है? संख्यात्मक वैल्यू है, नंबर है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सही है ना। मोल का जो ऐसा, इसको हम लिखेंगे अगर एसआई मात्रक में, तो मोल को MOL ही लिखा जाता है, ये भी आप नहीं भूलिएगा। तकलीफ मोल का एसआई मात्रक, सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट, SI मात्रक, पहला चैप्टर में हम लोग बात किए हैं, है ना। जिनके पास नोट्स नहीं है पहला चैप्टर का, या तो वो नोट्स कर लेंगे, नहीं तो कभी रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो SI में मोल को MOL इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान रहेगा ये बात। मोलों की संख्या निकालनी होती है ना हम लोगों को, तो मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से सूचित करेंगे। ये दो बातें इसका सूचक कहलाती है, इसको हम इंडिकेशन बोल सकते हैं। इंडिकेशन का मतलब मोल के बारे में कोई दो शब्दावली कौन कौन सा आप इस्तेमाल करते हो, हम बोलेंगे एक तो हम मोल बोलते हैं MOL जो इसका SI मात्रक में, SI में MOL ही लिखा जाता है, एक बात। दूसरा कि मोल को अगर मोलों की संख्या निकालनी हो तो हम वहाँ शॉर्ट में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? स्मॉल n। कौन उतना लिखेगा मोलों की संख्या डायरेक्टली हम स्मॉल n लिख सकते हैं। एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो इस तरह उतना नहीं लिखना है आपको, कैपिटल N और नीचे में A लिख देंगे, तो ये भी एवोगाद्रो नंबर को बताएगा, यानी एवोगाद्रो संख्या को बताएगा। ठीक है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो मोल की पढ़ाई है, देखो आज सब कुछ क्लियर होगा। मोल, ये जो मोल की पढ़ाई है, मोल के कॉन्सेप्ट को 3 आधार पर देखेंगे हम लोग आज। अभी तक मोल को कल किस आधार पर देख रहे थे? संख्या के रूप में, कल सिर्फ संख्यात्मक रूप से काउंट कर रहे थे। अगर कल वाला क्लास समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज वाला देख लो यार, शायद आज वाला समझ में आ जाए, ठीक है। एक, द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मास, सही है ना। और द्रव्यमान और इसको भार, क्लास 9 में हम लोग पढ़े भी हैं, द्रव्यमान और भार, टॉपिक याद है किसी को? भार किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही होती है उसको भार, गुरुत्वीय बल को भार बोलते हैं। हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है। यानी गुरुत्व बल समझते हैं किसे कहते हैं? गुरुत्व बल। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर हर वस्तु को खींचती है, तो पृथ्वी खींच रही है, इनके परिभाषा में पृथ्वी है, इसका मतलब सिर्फ पृथ्वी है, समझ में आया। चंद्रमा अपनी ताकत से खींचेगी, उसका अपना ताकत है, तो वहाँ चंद्रमा के पास ज़्यादा ताकत नहीं है, इसलिए जब तुम चंद्रमा पर जाओगे तो तुम्हारा जो भी वजन है यहाँ, उसका कितना हो जाएगा? 1/6। समझ में आ रहा है बात? यानी तुम अगर पृथ्वी पर, अगर तुम अपने आप को तराजू पर रखो, जाके 60 kg हो जाते हो, तो वहाँ पर जाकर कितने kg के फील हो गए? 10 kg के फील हो गए। यानी चंद्रमा तुमको उतने ताकत से, उतने गुरुत्व के अधीन, उतनी ताकत से तुमको नहीं खींच रही होती है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, उसका द्रव्यमान से क्या संबंध है? तो हम लोग एक फॉर्मूला भी क्लास 9 में पढ़े थे, क्या चीज़ भाई? Gm/r²। ध्यान है ये सब चीज़? नहीं, कहाँ से होगा, कहाँ से होगा? ध्यान, हम बता देते हैं। ये जो कैपिटल M देख रहे हैं ना बाबू, ये किसको बता रहा होता है? द्रव्यमान को। और भार का सीधा संबंध किससे होता है? द्रव्यमान से। द्रव्यमान को भार नहीं कह रहे होते, ये बात ध्यान रखना बाबू। द्रव्यमान मेरे शरीर के अंदर जो भी मटेरियल, जिन चीज़ों से मेरा निर्माण हुआ है ना, वो द्रव्यमान है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब यहाँ मेरा वज़न है 60 kg, हम जा रहे हैं चंद्रमा पे, किस लिए जा रहे हैं भाई? तौलवाने के लिए खुद को। साइंस में माना जा सकता है ना। अब जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं तो रास्ते में क्या कर रहे हैं? हमको अपना द्रव्यमान, वहाँ पे जाकर हम कितने kg के हो जा रहे हैं? 10 kg के। फिर तुमको दिक्कत हुआ,
फिर श्रुति या क्या नाम है, श्रुति श्री जो भी नाम है, वो बोल रही नहीं चलिए सर फिर से नीचे, फिर से वो लेकर आई हमको यहाँ। प्रैक्टिकल किस पे करेंगे, सर पे ही करेंगे। यहाँ संजना तराजू लेकर खड़ी है, आओ बैठो तौलो इसको। फिर से हमको बैठाया गया तौलने के लिए, एकदम एक हाथ से तौल देती थी बाबू, ऐसे उठा के तौल देती थी 2 बार। तुम बाबू नहीं, वो नहीं, इससे उठेगा तराजू, उससे तराजू का पलड़ा ना उठे। ऐसे उठाई हमको, ऐसे ऐसे बैठाई और तौली, बोली सर यहाँ तो 60 kg आप हो रहे हैं। फिर सृष्टि बोली अरे चल बैठ, फिर बैठाई, फिर लेके गई ऊपर। फिर वहाँ जाकर चेकिंग हुआ, यहाँ अबर जो गए ना हम, फिर से मेरा वजन कितना बताया 10 kg। 60 10 क्या लगता है, रास्ता में अपना फेफड़ा अपना निकाल के फेंक रहे थे क्या? और फिर रास्ता में सब वहीं पे, जीरो ग्रेविटी के कारण सब वहीं पे था। लौटते वक्त सबको लाला कैसे कोच रहे थे, आजा आजा अंदर आ जाओ, नीचे चल के 60 kg भी तो करना है। फिर ऐसा था क्या? नहीं, द्रव्यमान निहित होता है। द्रव्यमान जिस चीज़ से आपका निर्माण है वो नहीं बदलता है, वो बना कर रखता है अपने आप को, हमेशा स्थिर। बदलता क्या है? भार। इंसान का भार बदलता, और भार किसके अधीन बदलता है? गुरुत्व के अधीन। जिस चीज़ पर आप रह रहे हो, आप पृथ्वी वाले गोला पर हो तो पृथ्वी का अपना गुरुत्व बल होगा जिस ताकत से वो टान रही। चंद्रमा का गुरुत्व बल इतना कम है कि वहाँ वायुमंडल भी नहीं ठहरता है, समझ रहे हैं? गैसेस अगर बनती भी हैं तो वो पलायन कर जाती हैं। हम लोग क्लास 11th में ही फिजिक्स में पढ़ेंगे, समझ में आया बात? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये समझ गया कि द्रव्य, इसलिए हम इतना चर्चा किया क्योंकि हम यहाँ पर ना द्रव्यमान को W से सूचित करेंगे, यानी कि वेट वाले टॉपिक से W से सूचित करेंगे द्रव्यमान को। तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये बात चला जाता कि सर आप द्रव्यमान और भार को एक ही बोल रहे हैं, तो हम बता रहे हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है। बट हाँ, द्रव्यमान एक फैक्टर है जो भार के लिए उत्तरदायी है। समझ में आ रहा है ना बात? एक फैक्टर है ये जो डिपेंड करता है भाई, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा भार भी बढ़ेगा। देखो द्रव्यमान ऊपर है ना, अगर हम इसका भार गुरुत्व निकालें, स्मॉल g निकालें पृथ्वी के लिए, तो ये उसका फॉर्मूला होता है Gm/r²। अब इस फॉर्मूला में कुछ सीखो या ना सीखो, इतना तो बात तुम सीख ही जाओगे। कैपिटल M क्या है? द्रव्यमान। कैपिटल G क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिरांक जिसको हम बोलते हैं। 6.673 गुने, याद आया? नहीं याद आया, कोई बात नहीं। ये है वो जगह, वो दूरी। कौन सी दूरी? पृथ्वी से किसी वस्तु की दूरी। द्रव्यमान का मान बढ़ेगा, इसका मान भी बढ़ जाएगा। द्रव्यमान का मान घटेगा, इसका मान भी घटेगा। ऊपर वाला दोनों क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ तक बात समझ में आया ना? तो इसका मतलब हम ये तो कह सकते हैं ना कि एक फैक्टर, एक वजह, एक कारक द्रव्यमान है, कह सकते हैं ना, जो गुरुत्व को यानी भार को तब्दील कर रहा है, भार को प्रभावित कर रहा है, कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो ये जो द्रव्यमान है जिसको हम मास कह रहे हैं, सूचित किससे करेंगे? लेकिन हम इसको W से। ये भूल से भी दिमाग में बात मत लाना कि द्रव्यमान है, मास लिख रहे हैं तो इसको M से सूचित करेंगे। सूचक जो होते हैं वो ताज असलम के द्वारा नहीं दिए गए हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। मोलों की संख्या, सर मोलों की संख्या के लिए M होना चाहिए, सर मोलों की संख्या M से मोलों की संख्या हो जाएगी। नहीं, सूचक मेरे और आपके द्वारा नहीं दिए जाते, ये वेल डिफाइंड, प्री डिफाइंड है, पहले से ही परिभाषित है। ये समझ में आ रहा है बात? उसी तरीके से द्रव्यमान को वेट के अकॉर्डिंग W लिख दिया गया है। तकलीफ? दूसरा फैक्टर है जो मोल को परिभाषित करता है, मोल को प्रभावित करता है, वो कौन है? द्रव्यमान के बाद कणों की संख्या। कणों की, याद है? कणों की संख्या से इसके अकॉर्डिंग भी मोल निकालते हैं, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग भी मोल निकालते हैं। कैसे? याद करो, 12 ग्राम में इतना होगा मोल, 24 ग्राम में कितना मोल होगा, ऐसा वाला कर रहे थे ना कल क्वेश्चन। तो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग भी मोल निकालते हैं। कणों की संख्या, कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इसके अकॉर्डिंग भी निकालेंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे सूचित करेंगे? सर अब द्रव्यमान को सूचित करने के लिए तो बता दिया कि किससे सूचित करेंगे द्रव्यमान को? W से। मोल के लिए तो यहाँ पर आप कर दिए हैं, मोलों की संख्या के लिए आप बता दिए स्मॉल n। फिर इसको कणों की संख्या को किससे सूचित करेंगे? तो उसके लिए बाबू n, और यहाँ देखो नॉट, n नॉट लगाया गया, NOT नॉट नहीं है ये NAUGHT है, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? NIL। नील का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं, नील कोई वैल्यू नहीं होता, समझ गए? तो NIL है, नॉट का मतलब नील। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये महज एक सूचक है। सूचक का मतलब बस सूचित करने वाला एक वैल्यू, और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। तो आप झूठ का दिमाग मत लगाना कि नॉट लग गया तो इसका अपना कोई वैल्यू है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये बस एक सूचक है। क्योंकि NAUGHT का मतलब क्या होता है? नील। और नील का मतलब समझते ही हो? हाँ, क्या है भाई? तो बोले नील है। नील का मतलब क्या है? कुछ नहीं है वहाँ पर। समझ में आई बात? तकलीफ लग रहा है?
तो मोल निकालने के लिए एक फैक्टर द्रव्यमान है जिसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, एक फैक्टर कणों की संख्या जिसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, और एक जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, आज हम पहले ही बोल दिया कि कल वाले से तुलना बिल्कुल मत करो, एक फैक्टर क्या है, आयतन। और आयतन का मतलब किसका आयतन, गैसों का आयतन। आयतन को किससे सूचित करेंगे, V से। और ये जो आयतन का फैक्टर है वो काम करेगा किस पर, NTP पर। NTP या इसको बोला जाता है STP, नाम सुने हैं, NTPC। तो क्या, हाँ 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 ठीक है, NTP बोलते हैं। N से हो गया नॉर्मल, T से हो गया टेम्परेचर, एंड P से हो गया प्रेशर। ये हो जाएगा सामान्य, सामान्य को बोलते हैं सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ किताबों में NTP नहीं STP ही लिखा होता है। तो गैसों का आयतन, ध्यान से देखो, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, उस गैस के एक मोल का अगर आप आयतन निकालना चाहते हो और वो NTP टेम्परेचर है यानी सामान्य ताप तथा दाब है, तो वहाँ पर उसका आयतन जो है वो होता है 22.4 लीटर। यहाँ भी आयतन जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो किस में कंसीडर करेंगे, लीटर में। यहाँ जो द्रव्यमान कंसीडर करेंगे वो किस में कंसीडर करेंगे, ग्राम में। यहाँ जो संख्या करेंगे वो किलो, कहला किलोग्राम संख्या है, संख्या का कोई ग्राम किलोग्राम नहीं होता, सही है ना। 5 बोतल लाओ, 5 किलो बोतल लाओ, 5 बोतल लाओ, संख्या है ना, संख्या का कोई नहीं होगा। तो अभी कल वाला से हटाओ, अभी हम लोग क्या क्या बात किया, एवोगाद्रो स्थिरांक है, उसका वैल्यू है 6.02 गुणे 10 की घात 23। इसको सूचित करेंगे Na से। मोल का एसआई मात्रक MOL है, मोलों की संख्या को स्मॉल n से। और मोल निकालने के लिए तीन चीज़ का आधार हो सकता है। एक द्रव्यमान का आधार हो सकता है, दूसरा कणों की संख्या का आधार रख सकते हैं, और तीसरा आयतन का आधार। और आयतन में आयतन किसका, गैसों का आयतन, ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी गैस का आयतन, एक मोल का आयतन, किसी भी गैस के एक मोल का आयतन STP पर कितना होता है, 22.4 लीटर। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष निकाल लेंगे। अभी ध्यान से देखो, अब देखो द्रव्यमान से मोल निकाला जा सकता है, ये तो यही कह रहा है। कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल n यानी कि मोलों की संख्या इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M। एक फॉर्मूला ये मिला, स्मॉल n इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M। W क्या बता रहा है बाबू, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान किस में बता रहा है बाबू, ग्राम में। और M क्या बता रहा है बाबू, देखो मास। यही तो सिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाई मास है, इस मास को किससे सूचित कर दिए, W से। तो द्रव्यमान तो हम बोल ही दिए। अब फिर M क्या बता रहा बाबू, तो फिर मास, तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, तो एक वैल्यू आ गया। मतलब इतना सा तो सोचेंगे ना यार कि ये भी हम ही पढ़ाएंगे, नहीं सोचेंगे कि सर ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो मामला ख़त्म हो गया। फिर बना क्या रहे हैं आप, तो अभी हम बताया कि मास को सूचित किससे करेंगे, यहाँ W से, तो ख़त्म कीजिए ना बात। इसको हम लिखेंगे आणविक या परमाणविक द्रव्यमान। अब बोलोगे ये क्या चीज़ है, ये तो बनाए हैं। अभी थोड़ी देर पहले CO2 को निकाल रहे थे 44 ग्राम, H2O का 18 ग्राम, नहीं बनाए हैं। ऑक्सीजन का 16 ग्राम, क्या है, परमाणविक और आणविक द्रव्यमान ही तो है। उसको सूचित किससे किया जाएगा, कैपिटल M से। लिख दिया हम यहाँ पर। और स्मॉल n क्या बता रहा है बाबू, मोलों की संख्या। तकलीफ, अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर कंडीशन दे रहे हैं हम इसको, अगर स्मॉल n बराबर 1 हो। क्या मतलब है स्मॉल n बराबर 1 हो, अगर मोलों की संख्या 1 हो। इसको हम लिख रहे हैं अगर मोलों की संख्या इज इक्वल टू कितनी हो जाए, 1 हो। ध्यान से, तो n की जगह पर 1 रखो, 1, तो यहाँ क्या मिलेगा, W बटा M। और क्या मिल जाएगा, W बराबर M। क्या निष्कर्ष निकाले, आलतू फालतू काम कर दिए आप। पहली बात ये बताओ कि मोलों की संख्या द्रव्यमान रहने पर, ध्यान से, अगर द्रव्यमान दे दिया जाए किसी पदार्थ का, तो क्या आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं सर। किसी भी पदार्थ का अगर द्रव्यमान दे दिया जाए तो उस पदार्थ के द्रव्यमान में उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान से भाग लगा देंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी।
यानी अब तक जैसे मोल की संख्या हम निकाल रहे थे, कितना से भाग लगा रहे थे, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 कर रहे थे ना काम। अब उतना करने की जरूरत नहीं है। आपको बोलेगा 27 ग्राम CO2 का नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मोलों की संख्या निकाले, कुछ नहीं करना है तुमको। 27 बटे CO2 का कितना होता है, हल कर दो, आंसर आ गया है ऐसा, ठीक है ना। ये तो फिर कैसे फालतू लेक्चर हुआ। और यहाँ पर आप क्या बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। ये वाला बात समझ में आ गया ना। ये एक फॉर्मूला है कि अगर हम बोलेंगे द्रव्यमान दिया रहने पर मोल बराबर क्या, तो तुम बोलोगे मोल बराबर द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक या परमाणविक द्रव्यमान। क्लियर है बात। अब आगे देखो बाबू, अगर स्मॉल n का वैल्यू 1 हो जाए, n बराबर 1, स्मॉल n, इसका मतलब क्या है कि मोलों की संख्या कितनी हो गई, 1। तो देखो W और M आपस में बराबर हो गए, होंगे या नहीं होंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेगा तो M से मल्टीपल लग गया तो W बराबर M हो जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या निकला W बराबर M का, कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान के बराबर हो जाए तो उस समय पदार्थ के मोल को क्या बोलेंगे, 1 मोल। प्रश्न आता है 1 मोल को परिभाषित करें, किसे कहते हैं 1 मोल। मोल तो जान गए, मोल एक्चुअल में कुछ नहीं है, संख्या है, लेकिन 1 मोल की क्या परिभाषा है। फिर तुम किताब का पेज पलटोगे, पृष्ठ संख्या समथिंग में, अंदर समथिंग में समथिंग सा परिभाषा, और उसको हम लोग फिर बैठ कर रटेंगे। रटने का जरूरत नहीं है, तुम खुद देखो। 1 मोल का परिभाषा चाहिए, लो 1 मोल तो 1 रख दिया। अब 1 मोल के परिभाषा में क्या निष्कर्ष निकला, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, पढ़ो, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ के क्या है ये, आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान के बराबर हो, तो उस पदार्थ का जो भी मोल होगा उसको 1 मोल कहेंगे। दशमलव आता है ना, पता नहीं क्यों हम देखते हैं कि दशमलव वाला केस में कणों की संख्या के आधार पे हम लोग देख रहे हैं ना। हो रहा बाबू रिकॉर्ड पर, आप देखना इंद्रधनुष फिर से ना बन जाए। हाँ, तो n नॉट बराबर n ही निकला। क्या निकल कर आया बाबू, कणों की संख्या, किसी पदार्थ के कणों की संख्या जब उसके एवोगाद्रो संख्या दोनों के बराबर हो जाए तब उस समय पदार्थ का मोलों की संख्या कितना होगा, 1 मोल। एक नया परिभाषा निकला, और इस बार मोल का परिभाषा किसके आधार पर निकला है, कणों की संख्या के आधार पर। लिख सकते हैं यही बात हम यहाँ लिख रहे हैं कि किसी पदार्थ के कणों की संख्या जब किसके बराबर हो जाए, एवोगाद्रो, जब एवोगाद्रो संख्या के बराबर हो तो उस समय पदार्थ का मोल कितना होगा, 1 मोल होगा या कहलाएगा। लीजिए, बहुत डिफिकल्ट चल रहा है तो इतना भारी भारी कैसे सर, इसको रटना पड़ेगा इस सबको। नहीं, तुमको फॉर्मूला ध्यान देना है बस। स्मॉल n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन n है। n नॉट, NOT नॉट बोलते हैं ना, उच्चारण में नॉट ही है, लिखेंगे NAUGHT नॉट, लेकिन लिखना ऐसे थोड़ी लिखना पड़ता है, सिंपल सा है n नॉट, बात खत्म। पहला, द्रव्यमान के रिगार्डिंग मोल का क्या परिभाषा फॉर्मूला होगा, स्मॉल n बराबर W बटा M। W क्या बता रहा है, द्रव्यमान, किसका, पदार्थ का। M क्या बता रहा है, पदार्थ का, या तो परमाणविक या तो आणविक, डिपेंड करेगा पदार्थ कैसा है। सही, चलिए भाई 2 गो तो हो गया। तो ये कौन सा नया चीज़ है, ये भी वही है। स्मॉल n इज इक्वल टू V बटा 22.4, बस यही है। इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है बाबू, देखो फॉर्मूला तो यही हो गया। यानी अगर किसी गैस का, ध्यान से देखो ना, अगर किसी गैस का आयतन दिया रहे, किस पर काम करेगा वो, STP या NTP पर। किसी गैस का आयतन दिया रहे, उसको भाग लगा देना है कितना से, 22.4 से। गैस का आयतन दिया रहेगा तब तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल की संख्या मिल रहा है क्या। और उसके बाद n बराबर क्या रख दो, 1, यानी मोलों की संख्या 1 रख दो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, V बराबर निकलेगा। अब देखो वही परिभाषा जो हम यहाँ पे बकबक कर रहे थे, 22.4 लीटर आयतन हो गया, किसका, गैस का। कब हुआ, जब n बराबर क्या रखे, 1। अब इस पूरे कहानी को जोड़ो ना, यहाँ पर गैस का आयतन 22.4 हो गया, कब हुआ, जब मोल की संख्या कितना रखा गया, 1। बाबू यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना,
गैस का आयतन 22.4 हुआ जब उसका मोल 1 रखे। यही प्रश्न आता है कि 1 मोल गैस के आयतन कितना होगा एनटीपी पर, है ना। इसी को उल्टा बोलें, अगर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर हो गया है तो मोल क्या कहलाएगा, 1 मोल। 1 मोल में गैस का आयतन क्या होगा, 22.4, कब, एनटीपी पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस किस पर चल रहा है, एनटीपी पर, है ना। हम यहाँ लिख देंगे निष्कर्ष निकाल करके, 1 मोल में गैस का आयतन कितना होता है बाबू, 22.4 लीटर होता है। और इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का। क्लियर हो गया। अब इसी परिभाषा को उल्टा कर दो, मतलब कि 1 मोल का क्या परिभाषा होगा, तो क्या जवाब देंगे, जब गैस का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर 22.4 लीटर हो तो मोलों की संख्या 1 मोल होगी। लीजिए, हाँ, बातें बाद में कर लो बाबू, पहले काम कर लें, थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ें शायद काम आ जाए कहीं पर। अभी मत पढ़ो मोल को, द्रव्यमान प्रतिशत रुला देगा, पर भाज वगैरह निकालने में परेशानी होगा, तो समझिएगा। तो अब लगता है बाबू कि अब अगर न्यूमेरिकल्स आ गया तो अब ज़्यादा चूके वगैरह नहीं करना पड़ेगा, नहीं। अब क्या देगा वो, संख्या देगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे संख्या रहने पे, और अगर आयतन देगा ये वाला कर देंगे, सही है। और अगर आपको सिंपल सा इसके बारे में पूछेगा द्रव्यमान, तो ये निकाल देंगे, और ये निकालने तो हम लोग सीख ही चुके हैं। अब देखो, हो सकता है ज़्यादा वो क्या करता है, ज़्यादा वो ऐसे करेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ MCO2। अब ये क्या है, तो बाबू M क्या डिनोट करता है, फिर मास बोल दिए, आणविक या परमाणविक। अभी ये नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, इतना चिल्ला रहे हैं ना, इतना चिल्ला रहे, M देखना कहाँ है बेवकूफ़ों, सही है ना। तो हमको क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान किसका, CO2 का। देखो लिखना नहीं पड़ा, तो MCO2 का वैल्यू क्या होता है, MH2O निकालो, क्या होगा, समझ में आ रहा है बात। वो इस तरह से दे सकते हैं, हो जाएगा। अब देख लो भाई, पहले सवाल कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा हम आज पढ़ाने वाले हैं नहीं, हमको बाहर निकलना है। लेकिन सवाल अगर है तो कर लो, फिर नोट करना। हाँ, पहले देख ले, तुम तो पहले ही नोट कर रहा था, कर लिया नोट, वेरी गुड, आदमी है, आज का आदमी है। कोई सवाल नहीं, तीनों फॉर्मूला ध्यान रहेगा। हमको 3 फॉर्मूला यहाँ मिल गया है, कल तो कोई फॉर्मूला नहीं मिला था, कल कोई फॉर्मूला नहीं, बट आज मिला है। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सॉरी गलत जगह पे, यहाँ 1 मोल का परिभाषा यहाँ एक मिला है, किसके अकॉर्डिंग, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 1 मोल का परिभाषा मिला है कणों की संख्या के अकॉर्डिंग, और यहाँ मिला है आयतन के अकॉर्डिंग। और ये आयतन कहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है बाबू, एनटीपी पर, एसटीपी पर, वहीं पे काम कर रहा है ना। ध्यान रखिएगा कि ये आयतन कोई हर जगह नहीं है। प्रश्न आएगा, प्रश्न लिखता है ऐसे, सामान्य ताप दाब, ऐसे लिखा रहेगा बाबू, समझ गए ना। तो सामान्य ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन, देख लो बाबू, किसी गैस का आयतन 12 लीटर है, उसके मोलों की संख्या बताओ। कुछ नहीं, 12/22.4, तो इसको काटें, 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, 4 छके 24, 3/5.6 यानी 30/56, भाग लगा दो, जो आएगा मोलों की संख्या। नहीं निकल गया सीधा, कितना आसान हो गया ये। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।